So next topic is Coulomb's law in electrostatics. According to this law, मतलब what this law says, ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर लॉ है जैसा आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। ये जो लॉ है ये दो चार्जेज के बीच में फोर्स के बारे में बताता है। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अगर आप सुने तो इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन द टू चार्जेज इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप किसी एक चार्ज को डबल कर दो तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। मान लो दोनों को डबल कर दिया तो फोर्स 4 गुना हो जाएगी। लेकिन यही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उनके बीच में होगा फोर्स उतनी कमज़ोर हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन को ध्यान से देखना। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, ये दो कंडीशन है, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेज इन एयर और वैक्यूम। ये बात अभी हम एयर या वैक्यूम की कर रहे हैं। इन एयर और वैक्यूम इज, इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो F इज प्रोपोर्शनल टू हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप सबको पता है कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। इट इज़ एप्साइलन नोट, एप्साइलन ओके, एप्साइलन नोट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और अगर आप इसकी यूनिट देखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर बनेगी। और एप्साइलन क्या है, एप्साइलन नोट जो यहाँ पर है इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट, इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो जो K की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होती है, और SI सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो गई। तो कूलम्ब्स लॉ आपका हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज़ द कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बड़ा सिंपल सा लॉ है। दो चार्जेस जो स्टेशनरी हैं और पॉइंट है, पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एयर या वैक्यूम के लिए, हम वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए आप इसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें किसी मीडियम की, फॉर एनी मीडियम, अगर आप यही फॉर्मूला किसी मीडियम के लिए लिखना चाहते हो फॉर एनी मीडियम, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा F फॉर एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नोट नहीं, वो एप्सिलॉन नोट था, ये एप्सिलॉन है, बाकी सब कुछ सेम है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट तो वही एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसका दूसरा नाम है K, जो हम ऑलरेडी एक बार पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू अब यहाँ आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये जो K है, ये जो एप्सिलॉन का फॉर्मूला बन गया अब आपका एप्सिलॉन इक्वल टू, मैं एप्सिलॉन आर की जगह K लिख दूँ तो एप्सिलॉन नोट इंटू K हो गया। एयर या वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए ये जो वैल्यू है K की वैल्यू वो 1 होती है। तो एप्सिलॉन
इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नोट। अब देखो जब मैं यहाँ के को एप्सिलॉन, पहले इस फॉर्मूले को देखो, आपका एफ एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के। एप्सिलॉन को बदल के एप्सिलॉन नोट के इंटू के या एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर लिख दिया, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एम का फॉर्मूला आपका बदल के वही आ जाएगा फिर, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आपका अब जनरल फार्मूला बन गया एफ एम वाला, ये वाला फार्मूला। अगर आपको एयर या वैक्यूम के लिए बात करनी है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। के हमेशा हर मीडियम के लिए 1 से बड़ा होता है। सो एफ एम की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो एफ एम, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, इसको देखो, ये फॉर्मूला मैं यहाँ से यहाँ तक इसको देखो, तो ये फॉर्मूला एफ़ के बराबर है, ये रहा एफ़। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को, इस पूरे को जो मैंने सर्कल में डाला है, सर्कल किया, ये एफ़ हो गया, नीचे के आ गया, तो एफ एम का फॉर्मूला बन गया एफ़ बाई के। और क्योंकि के की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है, इसलिए एफ एम की वैल्यू एफ़ से छोटी आएगी। इसका सीधा मतलब है कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स है किसी भी मीडियम में एयर के कंपैरिजन में कम होती है। इट मीन्स व्हेन द चार्जेज आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स लोअर, मतलब डिक्रीजेज, फोर्स डिक्रीज कर जाती है उनके बीच में। यानी कि मीडियम में जो दो चार्जेज है उनके बीच में फोर्स कमज़ोर होती है, जबकि एयर में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप मेटल की बात करो, मेटल के केस में के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो फोर्स बिकम जीरो। फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। देखो के को इनफाइनाइट पुट करो तो फोर्स इन मीडियम जीरो हो जाएगा, तो मेटल के केस में फोर्स जीरो हो जाएगा। यही कारण है कि जब आप किसी मेटल को चार्ज करते हो तो उसके बीच में चार्ज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके बीच में चार्ज दूर भागने उनके बीच में जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, यानी कि उनके बीच में फोर्स ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, तो ये है दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स। तो फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मीडियम के लिए, एफ इक्वल टू दिस वन वैक्यूम के लिए। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई। देखो इस फॉर्मूले से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन देखो तो के की डेफिनेशन क्या बन गई, के इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ, मतलब के इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम टू द फोर्स, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को देखो तो के ऊपर जाएगा तो एफ बाय एफ एम बनेगा, एफ बाय एफ एम बनेगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेज इन मीडियम, फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेज इन मीडियम। दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ये के ही तो था, इसको आपने के लिखा था, राइट, ये के है, तो अगर आप इसको के लिख रहे हो तो यहाँ से देखो के की डेफिनेशन आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, मीन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, नंबर 1 फोर्सेज। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होती हैं। लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज दीज फोर्सेज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। नाउ थर्ड फोर्सेज इज दीज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर की हैं, तो ये फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर की हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इस पर देखिएगा, डिपेंड्स द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि मीडियम में ले जाते ही चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसका मतलब मीडियम आएगा तो ये फोर्स आपकी कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दीज फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज इन द सराउंडिंग।
मतलब मान लो आपके पास ये दो चार्ज हैं, ये चार्ज 1 और ये चार्ज 2, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। अच्छा एक बात देखो, पहले वाले चार्ज ने दूसरे वाले चार्ज पे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो दूसरे वाला भी पहले पर 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। अब मान लो मैंने बीच में एक तीसरा चार्ज रख दिया, तो इस तीसरे चार्ज के आने से पहले और दूसरे के बीच में लगने वाली जो पहले फोर्स थी 10 न्यूटन, अब भी वो 10 न्यूटन ही रहेगी। यानी कि इस तीसरे चार्ज के आने से इन दोनों चार्जेस के बीच में आपस में फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। और लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अगर आप लिमिटेशन यानी कि ड्रॉबैक की बात करते हो तो इसके दो ही बार ड्रॉबैक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेज, मूविंग चार्जेज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि मूविंग चार्जेस के बीच में आप फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगर चार्जेज, जो बड़े चार्जेज हैं उस पर भी आप कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगा पाते हो। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ।